एक ऐसा केस जिसमें मुताद्दिद इंक्वायरी और केसेस में नामज़द मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा होता है और वो उस मुकदमे पर 1 साल तक उनके असल, चूँकि वो उसके मेन किरदार हैं लेकिन उनके नाम शामिल नहीं किए जाते, और 1 साल बाद आपको एक नया नाम शामिल किया जाता है जब तक कि वो अपना सारे मामलात लेके बैरून मुल्क फ़रार हो गया है। नवंबर के महीने में एक चालान जो जमा हुआ है, फाइनल चालान, जो 1 साल बाद केस में जो FBI की जो है वो रीजनल टैक्स ऑफिस ने जो है वो जमा किया है। ये FIR बहुत दिलचस्प है और इस पे जो FBI के जो चेयरमैन ऑफिस तक जो वहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि 2023-24 के माली साल में मेजर्स KH सन्स एक जो कंपनी थी, जो फेक कंपनी थी, जिसके नाम पर इनवाइस जनरेट की गई और वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल जैसी कंपनी से बड़ी कंपनी बन गई थी, क्योंकि 17 खरब रुपए की इनवाइस आपने FBI के सिस्टम में अपलोड की थी। किरदार जो है ये आपके सामने घूम रहा है, यानी ये तो नेक्सस है ना, ये उसकी तो कोई कमाल नहीं है बिल्कुल कि आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या उसके पास सपोर्ट है उसे FBI अफसरान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और चेयरमैन ऑफिस तक की जो मतलब उसके इर्द गिर्द जो अफसरान बैठते हैं वो उनकी सपोर्ट ऐसी है कि जिसकी वजह से ये रीजनल टैक्स ऑफिस में घूमते भी पाए गए अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान। नाज़रीन, हम आपको आज के प्रोग्राम में फ़ाइनेंशियल क्राइम की दुनिया और फ़ाइनेंशियल क्राइम में मुलव्विस लोगों और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, या आप उन्हें फ़ाइनेंशियल क्राइम की एजेंसीज़ जो हैं, जिसमें कस्टम्स सबसे बड़ा इदारा है जो कि फ़ाइनेंशियल क्राइम को ना सिर्फ मॉनिटर करता है बल्कि उसके इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है, तो इनके नेक्सस के बारे में बताएंगे कि एक ऐसा केस जिसमें मुताद्दिद इंक्वायरी और केसेस में नामज़द मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा होता है और वो उस मुकदमे पर 1 साल तक उनके असल, चूँकि वो उसके मेन किरदार हैं लेकिन उनके नाम शामिल नहीं किए जाते, और 1 साल बाद आपको एक नया नाम शामिल किया जाता है जब तक कि वो अपना सारे मामलात लेके बैरून मुल्क फ़रार हो गया है और दुनिया के थाईलैंड दुबई। नाज़िर साहब, क्या इत्तलात हैं इसकी? जी बहुत शुक्रिया। ये माली साल 2023-24 का किस्सा है और सितंबर 2023 की हम इस पे माजी में भी कुछ प्रोग्रामात कर चुके हैं, और क्योंकि इसमें अभी नवंबर के महीने में एक चालान जो जमा हुआ है, फाइनल चालान, जो 1 साल बाद केस में जो FBI की जो है वो रीजनल टैक्स ऑफिस ने जो है वो जमा किया है। ये FIR बहुत दिलचस्प है और इस पे जो FBI के जो चेयरमैन ऑफिस तक जो वहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि 2023-24 के माली साल में मेजर्स KH सन्स एक जो कंपनी थी, जो फेक कंपनी थी, जिसके नाम पर इनवाइस जनरेट की गई और वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल जैसी कंपनी से बड़ी कंपनी बन गई थी, क्योंकि 17 खरब रुपए की इनवाइस आपने FBI के सिस्टम में अपलोड की थी और एक ही वक्त में हो गई थी, जिससे 358 अरब रुपए का जो है वो सेल्स टैक्स जनरेट हुआ था, जिसमें पंजाब की तकरीबन 85% कंपनियां जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं और मुस्तकिल मुस्तफ़ीद होती जा रही हैं इसमें। अब इस केस के ऊपर तो अभी तफ्तीश चली रही थी और हम पहले भी माजी में भी 2 अहम मुल्ज़िमान हैं जो इनके मरकज़ी किरदार हैं, एक उवैस इस्माइल और एक फ़रहाद, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि 17 खरब रुपए की जो सेल्स टैक्स की जो इनवाइस थी उन्होंने जनरेट की थी। एक उबैद एसोसिएट लॉ का ऑफिस था, साइबर ट्रेड टावर IIA चंद्रीगढ़ रोड में, 802 नंबर उसका ऑफिस नंबर है, और उसी ऑफिस से उवैस इस्माइल नामी शख्स ने, जो हैबिचुअल क्रिमिनल है और फेक फ्लाइंग इनवाइसेस का जो है वो बड़ा मुल्ज़िम है, और 4 या 5 फाइनेंशियल क्राइम का एक बड़ा वो है, एक बड़ा किरदार है, एक बड़ा रिसेंटली में बड़ा किरदार वो है, क्योंकि 2015-16 में अरबों रुपए। लेकिन देखें ना कि ये इसमें अगर, लेकिन ये किरदार जो है ये आपके सामने घूम रहा है, यानी ये तो नेक्सस है ना, ये उसकी तो कोई कमाल नहीं है बिल्कुल कि आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या उसके पास सपोर्ट है उसे FBI अफसरान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और चेयरमैन ऑफिस तक की जो मतलब उसके इर्द गिर्द जो अफसरान बैठते हैं वो उनकी सपोर्ट ऐसी है कि जिसकी वजह से ये रीजनल टैक्स ऑफिस में घूमते भी पाए गए अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे तक।
लेकिन अभी कोई 2 महीने पहले 3 महीने पहले जब से वो चालान में नॉमिनेट हुए हैं इस फाइनल एफआईआर में, उसके बाद से वो शहर से अभी बाहर हैं। और इस वक्त जो सुनने में जो इत्तलात जो है वो इत्तलात ये हैं कि वो लाहौर में है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन पहले फरहाद के ऊपर हम आते हैं कि फरहाद जो है जब मई 2023 में जब ये एफबीआर के सिस्टम में जब अपलोड हुई थी, तो मई में ही उनको ये पता लग गया था कि अब ये हमने बड़ा कांड तो कर दिया है और हमें इनकम टैक्स नहीं, इन्होंने जनरेट कर दी थी फाइल, फ्लाइंग इनवॉइसेस 17 अरब रुपए की, बिल्कुल 17 खरब रुपए की, 17 खरब रुपए की, जिस पे 358 अरब रुपए सेल्स टैक्स जनरेट हुआ। सही। अब दिलचस्प कहानी शुरू होती है जब ये तो हो गया। अब उसके बाद फिर मई जून में आपको याद है कि उस वक्त पाकिस्तान में पासपोर्ट में बड़ी लेमिनेशन पेपर का एक बड़ा एक इशू चल रहा था, और मई में ही इन्होंने तीसरे पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया कराची में, और नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई किया जो 15 दिन के अंदर इनको पासपोर्ट मिल गया। पासपोर्ट भी मिल गया? हाँ, पासपोर्ट मतलब उनके कस्टम वो इतने पावरफुल लोग हैं कि एफआईआर, पासपोर्ट, पुलिस, जो भी इदारा आप नाम ले लें वहाँ पे वो उनका नेक्सस बड़ा मजबूत है। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास है, हम अपने नाज़रीन को स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं उसको। और इन्होंने अप्लाई किया, फिर 11 सितंबर 2000 पासपोर्ट हम एक आम आदमी को उस वक्त जो है कम मिल ही नहीं रहा था, 3 से 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक जो है वो। तो इस पासपोर्ट की अब ज़रा तफसीलात हम चला देंगे अपने। तो ये पासपोर्ट उन्हें जो है ना नॉर्मल पासपोर्ट फीस पे अप्लाई किया और 15 दिन के अंदर उन्हें पासपोर्ट मिल गया। तो मई में उन्होंने अप्लाई किया, जून में उनको पासपोर्ट मिला। 11 सितंबर 2023 को एफबीआर में सबसे पहले जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसी दिन रेड हुआ एफबीआर की टीम का वो गुलशन इकबाल में, और ये फरहाद के दफ्तर पे रेड किया, जो उसके भांजा एक स्टेट एजेंसी का काम करता है, आहद नाम है। उस आहद ने फरहाद को ये ऑफिस की सहूलत फराहम की हुई थी। वहाँ पर जब ऑफिस में रेड हुआ तो उस वक्त फरहाद मौजूद थे ऑफिस में, और 40 के करीब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें वो अकाउंट वो थे जो उनको इस्तेमाल किया जा रहा था जो ट्रांजेक्शन के लिए। एट द स्पॉट वो 40 मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए वो पकड़े भी गए थे। अच्छा। लेकिन बाज़ नामालूम कॉल्स की बुनियाद पर उन्हें उस वक्त, तो यानी ये तो मतलब पैदा किया गया है ये तो ये कस्टम का अपने इसमें, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क ये भी उसके ताने बाने हैं। ये कस्टम के अंदर जो एक नेटवर्क मौजूद है जो एफबीआर के अंदर जो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो आप सपोर्ट का देखें ना, उसके हाल ये है कि जब आपने एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया था तो उसका नाम स्टॉप लिस्ट में फौरी तौर पर डालना चाहिए था, क्योंकि एफबीआर खुद ही समझ रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे निकल आ सकती है जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल से ऊपर हो। लेकिन नाम आज तक ना उनका आईडी कार्ड ब्लॉक हुआ, ना वो स्टॉप लिस्ट में आए किसी में। तो 11 सितंबर 2023 को जब एफआईआर हुई तो 17 सितंबर 2023 को फरहाद पाकिस्तान छोड़ के और थाईलैंड चले गए। थाईलैंड से वो दुबई पहुंच गए नवंबर-दिसंबर में, और नवंबर-दिसंबर में ही 2 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान से रकम मुंतकिल हुई दुबई हवाले के ज़रिए। और उसके बाद फरहाद का बेटा भी दुबई मुंतकिल हो गया। मतलब जो उनकी अब सिर्फ एक फैमिली है, वो मेरे ख्याल में बेगम है और एक वालदा हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन बहरहाल जो एक्चुअल जो लोग थे वो यहाँ से चले गए। तो ये तो था फरहाद का किरदार। लेकिन उसके बाद आज तक ना एफबीआर ने उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की कोशिश की, ना उनका आईडी कार्ड ब्लॉक करने की कोशिश की, ना किसी भी अकाउंट के ऊपर उन्होंने कोशिश की कि उसको ब्लॉक किया जाए, कि कम से कम उनको थोड़ा बहुत असर हो उसके ऊपर। ये तो हुआ इनका। फिर उसके बाद ओवैस इस्माइल की तरफ अगर आप आएँ तो ओवैस इस्माइल 2015-16 में इंडेक्ट होते हैं एफबीआर में। एक मुबारक नामी बंदा है उनका जो रिश्तेदार था, जो उनके ओवैस इस्माइल के वालिद ने अपने बयान में एफबीआर को बताया भी है कि इन्होंने इसको फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम सिखाया और इंडेक्ट भी करवाया। अच्छा। और वो भी हैबिचुअल क्रिमिनल थे फेक फ्लाइंग इनवॉइस के। अच्छा। तो उसके बाद फिर ओवैस इस्माइल ने अपने वालिद के उस्ताद भी हैं। हाँ, उस्ताद भी है, और वो उनका अपना कोई मेरे ख्याल में करीबी अजीज़ रिश्तेदार। तो ओवैस इस्माइल ने अपने वालिद साहब के नाम पे, अपनी वालदा के नाम पे, अपनी बहन के नाम पे जो है वो कंपनियां बनाई, और मुख्तलिफ और ज़्यादातर जो कंपनियां बनी वो पंजाब की ख़वातीन के नाम पे बनी हैं जो दही इलाकों में रहती हैं। उनके आईडी कार्ड इस्तेमाल किए गए और उन्हीं के नाम पर, ताकि वो वो होता है ना कि अगर आप पंजाब में रहीम खान जाएँ या वो जनूबी पंजाब जाएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि किसी खातून को सामने नहीं आने देंगे कभी भी। सही बात। उसके ऊपर तो जब ये सब चीज़ें हुई तो ओवैस इस्माइल जो है उस वक्त एक किराए के मकान में रहते थे 2015 के, लेकिन आज वो बैरिया टाउन में, डीएचए में
पाकिस्तान की हर इलाके में उनकी जो है वो प्रॉपर्टी मौजूद है। अच्छा, ओवैस इस्माइल इस वक्त आप दिलचस्प कहानी ये है कि एक साल में कोई एफबीआर ने कुछ 40 के करीब बेनामी कंपनियां जो है वो ब्लॉक की। अब दिलचस्प उसमें और बात यह आती है कि जब 40 कंपनियां ब्लॉक हुई तो लाहौर से एक वकालतनामे के ज़रिए एफबीआर के ट्राइब्यूनल को एक अपील फाइल हुई कि आप ब्लॉकेज हटा दें। तो जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो जो लाहौर से जो वकील ने जो आपको भेजा गया वो वकालतनामा भी जाली। अच्छा। लेकिन उस वकालतनामे को भी कैंसिल करने के लिए एफबीआर ने कोई कोशिश नहीं करवाई। और उसके ऊपर जब हेयरिंग हुई ट्राइब्यूनल में तो यहाँ कराची से किसी न किसी वकील को हायर किया गया और वो पेश हो गए। और 2-4 कंपनियाँ ऐसी भी हैं जिनकी ब्लॉकेज ट्रिब्यूनल की ऑर्डर के ऊपर हटाई, ख़त्म भी की गई उसके ऊपर। तो अब लेकिन उस कंपनियों की जो ब्लॉकेज हटाई भी गई उनके ऊपर भी कोई एफबीआर ने आज तक कोई अपील फाइल नहीं की कहीं पर भी। तो ये है अभी इसमें केस में मज़ीद क्या चल रहा है ये तो अब हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प यानी ये केस है कि ये नेक्सस है, ये जो फाइनेंशियल क्राइम और जो फाइनेंशियल क्राइम को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उसकी इंसदाद के लिए बनाए गए हैं। नाज़रीन, हम इस हवाले से आपको मज़ीद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, हम इस पर मज़ीद प्रोग्राम करते रहेंगे इस केस पे। आप आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।